करते हैं उधमपुर की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज तड़के पेश आए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब पेश आया जब जम्मू से उधमपुर की ओर जा रही एक कार हाईवे पर उधमपुर के मांड इलाके में पैराफिट से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर शिफ्ट किया गया। वहीं डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जिनकी पहचान सुनील वर्मा और अशोक कुमार के रूप में की गई है। वहीं हादसे में घायल व्यक्ति की पहचान श्याम सिंह के रूप में की गई है, जिसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। डोडा के एक 20 वर्षीय युवक ने अपनी प्रतिभा के दम पर हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया है। मनिंदर पाल ने ड्रोन तैयार किया है जो जीपीएस सिस्टम के साथ साथ कई अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह ड्रोन करीब 2 किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम है और जिले के डीसी हरविंद्र सिंह भी मनिंदर पाल की प्रतिभा पर हैरान है। खास बात यह है कि मनिंदर पाल इससे पहले एक छोटा हवाई जहाज भी बना चुके हैं और वे डोडा के युवाओं के लिए प्रेरणा साबित हो रहा है। डोडा के एक 20 वर्षीय युवक ने अपनी प्रतिभा के दम पर हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया है। मनिंदर पाल ने ड्रोन तैयार किया है जो कि जीपीएस सिस्टम के साथ साथ कई अन्य आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। यह ड्रोन करीब 2 किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम है और जिले के डीसी हरविंद्र सिंह भी मनिंदर पाल की प्रतिभा पर हैरान है। खास बात यह है कि मनिंदर पाल इससे पहले एक छोटा हवाई जहाज भी बना चुके हैं और वे डोडा के युवाओं के लिए भी प्रेरणा साबित हो रही है। रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास मनहास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक अच्छी बात है कि जिस तरीके से युवा अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ी उपलब्धि डोडा वासियों के लिए भी कि एक युवा ने ड्रोन भी तैयार किया, उससे पहले वो जहाज भी बना चुके हैं। तो इस ड्रोन की खासियत क्या क्या है? देखिए साहिल, डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए प्राउड की मूवमेंट है और इस युवा को 20 साल का ये युवा मनिंदर सिंह पाल, जिसे डीसी डोडा ने अप्रिशिएट भी किया है और इस युवा का दावा है कि ये सिर्फ ड्रोन या एरोप्लेन नहीं यानी डिफेंस या फिर इंडिया के लिए काफी सारी चीजें बना सकता है। मेरे साथ सीधी बातचीत करने के लिए मनिंदर है और उसकी फैमिली है, तमाम लोग हैं और इसके हाथ में वो ड्रोन भी है जो इसने तैयार किया है। और इस ड्रोन का काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कोई कैरेज या कोई सामान उठाकर पहुंचाना है या ड्रॉप करना है या बहुत सारी चीजें ये ड्रोन कर सकता है। चलिए मनिंदर, आपका स्कूलिंग यहाँ से हुआ है, डोडा के निवासी हैं, क्या क्या चीजें आपने बनाई हैं, चलिए बताएं। सर, मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। जैसे मैंने कुछ चीज़ें स्कूल में रख ली गई मेरी, और एक टाइम मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का सेशन चल रहा था स्कूल में, तो मैंने एक वॉल वो बनाया था, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल इतना अच्छा था कि एक हिंदी वाली टीचर बोलती मुझे देते चाहे पैसे ले ले, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बोला मेरे रिलेटिव्स का है तो बाद में दे दूंगा आपको, तो उसके बाद में लेके नहीं आया वो कभी। अभी क्या क्या चीजें, जैसे ड्रोन आपने बनाया है, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या, जैसे DJI का ड्रोन है वो क्या फैसिलिटी दे सकता है, किस तरह से शूट कर सकता है, जीपीएस के साथ कनेक्ट है, क्या चीजें? DJI का ड्रोन सिमिलर इसकी तरह ही है, एज अ DJI का ड्रोन हम इसको मान सकते हैं। बस इसमें कैमरा नहीं है, कैमरा भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं पर डोडा में अभी रिक्वायर्ड नहीं है कैमरा। कैमरा की फैसिलिटी अभी डोडा नहीं दे रहा हमें, डीसी नहीं दे रहे हैं। डोडा के डीसी ने ये बोला कि अगर विदाउट कैमरा आप इसको फ्लाई करते हैं तो हम आपको परमिशन दे सकते हैं उड़ाने की। और बाकी इसमें सारी DJI की फैसिलिटीज हैं, लाइक जीपीएस है इसमें, लाइक रिटर्न टू RTHM मींस रिटर्न टू होम है। अगर ये यहाँ से खिलानी जाए और खिलानी से वापस भी आ सकता है, अपने आप आ सकता है बटन पे। तो सारी DJI की फैसिलिटीज है इसमें। देखिए अभी वार सिचुएशन था, बॉर्डर पर तनाव था, तमाम चीजें थी, क्या आपको लगता है कि आप इस तरह का ड्रोन या इस तरह की चीजें देश को बना के दे सकते हैं, या जो आने वाले समय में डिफेंस को बेनिफिट मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिया को ऐसी अराउंड इंडिया को डिफेंस के रिलेटेड भी चीजें दे सकता हूँ मैं, अगर इंडिया हमें अपॉर्चुनिटी दे कि विकास, डिफेंस मेरा के एक रिलेटेड कुछ सवाल बनाना है तो हम करिएगा। इंडिया जिस के लिए हम तरीके कुछ से ये साफ बात सामने आ रही है, बहुत सी चीजें बनाई हैं इस होनहार बच्चे ने,
तो सबसे अहम बात यह है कि जब ये चीजें बनाई गई हैं तो प्रशासन किस तरह से इस बच्चे की प्रतिभा को आगे लाने के लिए काम कर रहा है, वो बहुत अहम है। जिस तरह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं डिफेंस के लिए भी बहुत सी चीजें बना सकता हूं, ड्रोन तैयार कर सकता हूं, तो उसके लिए प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है ताकि यह प्रतिभा जो है पूरे भारतवर्ष में बताई जाए इस युवा की। या फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं, क्या उन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया कि आपने अगर इस तरह की चीजें बना रहे हैं हम आपको आगे लेकर कहां तक जाएंगे, या फिर आपका कांटेक्ट जो है आगे हाई अथॉरिटी तक करवाएंगे? डीसी साहब ने तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी दी। डीसी साहब ने बहुत सी बोला कि हम आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगे अगर आप ऐसा काम करते रहे। आज उन्होंने हमें स्कूल में इनवाइट किया था, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में, कि आप उन बच्चों को सिखाइए आपने क्या किया, कैसे किया। गवर्नमेंट लैब्स में हमें विजिट कराया आज। तो डीसी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगे अगर आप ऐसी चीजें करते रहे तो। देखिए साहिल, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ खड़ी है, और साथ में जितने भी स्कूल्स हैं सिटी के अंदर जो हाई सेकेंडरीज है वहां पर उन बच्चों को विकास, इस मेरा तरह का आखिरी सवाल सेमिनार दे रहेगा रहे कि हैं। इनकी स्कूलिंग कहां से हो रही है, अभी पढ़ाई जो है ये कहां से कर रहे हैं, कौन सी कक्षा में है या कॉलेज में? मनिंदर, कौन सी कक्षा में हैं अभी आप और क्या स्कूलिंग कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा बता। स्कूलिंग हो गई मेरी, अभी मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं अभी सेकंड ईयर में। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सेकंड ईयर में अभी इनकी पढ़ाई चल रही है। धन्यवाद विकास, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और साफ तौर पर एक बहुत ही अच्छी बात है डोडावासियों के लिए, शायद पूरे भारतवर्ष के लिए, जिसमें इस युवा की प्रतिभा सामने आनी ही चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सांबा को लेकर। इस बार 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। जम्मू स्थित आधार शिविर के साथ साथ जम्मू पठानकोट हाईवे पर बने ट्रांजिट कैंप भी बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सांबा में हाईवे पर दयानी इलाके में बने पर्यटन विभाग के ट्रांजिट कैंप में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग के डायरेक्टर विकास गुप्ता और ज्वाइंट डायरेक्टर एजाज कैसर ने आज इस ट्रांजिट कैंप का दौरा कर वहां जारी कामकाज की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से हर जगह पर की जा रही हैं। आपको बता दें कि 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है और उसकी यात्रा की तैयारियों को लेकर हर कोई कमर कस चुका है। और जम्मू स्थित आधार शिविर के साथ साथ जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी ट्रांजिट कैंप जो है वो बनाए गए हैं, जिनके लिए बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम वहां पर किया जाएगा। और सांबा में हाईवे पर दयानी इलाके में बने पर्यटन विभाग के ट्रांजिट कैंप में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और पर्यटन विभाग के डायरेक्टर विकास गुप्ता और ज्वाइंट डायरेक्टर एजाज कैसर ने आज ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और वहां पर कामकाज जो चल रहा है उसकी समीक्षा की और अधिकारियों को जो वहां मौजूद थे उनको सख्त निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द समय रहते पूरा काम किया जाए और श्रद्धालुओं को किसी तरह की भी असुविधा ना पेश आए। करेंगे हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, जिस तरीके से दौरा तो किया गया ट्रांजिट कैंप का, तो ये कितने ट्रांजिट कैंप जो हैं ये तैयार किए गए हैं इस पूरे इलाके के अंदर और वहां पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो अभी तक तैयारी कितनी बची हुई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से श्री बाबा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा को लेकर बात करें तो ऑफिशियल यात्रा शुरू हो चुकी है। जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी ने पवित्र गुफा में पहुंचकर पूजा अर्चना की थी, लेकिन अगर बात करें यात्रियों को लेकर तो यात्रियों के लिए यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर यात्रा का जो आखिरी पॉइंट है वहां तक तमाम तरह के इंतजाम जो वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। वहीं सांबा की अगर बात करें तो सांबा में भी हाईवे पर तमाम अलग अलग लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, ट्रांजिट कैंप्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें अगर बात करें चिची माता जी का मंदिर जो पवित्र देवस्थान है, या बाबा चामलाल जी की बात करें तो ये ऐसे देवस्थान है साथ साथ में, जो कि साथ साथ में आप यात्री एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, जिसको लेकर जिला में कई अलग अलग लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए, जिसकी एक ऑफिशियल सूची आना बाकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रांजिट कैंप सांबा की बात करूं जो कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग दयानी में स्थित है, जो कि यात्रियों के लिए एसी हॉल्स की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसी के साथ यहाँ पर बायो वॉशरूम्स की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी के पुख्ता किए गए हैं, उनको भी इंस्टॉल यहाँ पर ग्रे वॉल्स का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आज जो है डायरेक्टर टूरिज्म विकास गुप्ता और उसी के साथ ज्वाइंट डायरेक्टर एजाज केसर जो वो अपने यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं उनको वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, अरेंजमेंट्स का रिव्यू उन्होंने किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी यही कोशिश है कि यात्रियों की बेहद अच्छी सुखद यात्रा के लिए हर तरह की जो व्यवस्था है वो यात्रियों की दी जाए, जिसको लेकर तमाम यात्रा से संबंधित जितनी भी व्यवस्था हैं उन्हें सुनिश्चित किया जा रहा है और तमाम कुछ दिशा निर्देश भी
जारी किए गए हैं कि काम जो लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क का भी चलाया जा रहा है तो उसे 20 से 25 जून के बीच में खत्म किया जाए, ताकि 3 जुलाई को जब ये यात्रा शुरू हो तो यात्रियों को रहने की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, 400 से 500 यात्रियों को ये हॉल जो वो एक टाइम पर कैटर कर सकता है। यहाँ पर 10 से 12 बायो वॉशरूम्स की फैसिलिटी जो वो दी जा रही है, बाहर हाईवे पर लंगर की व्यवस्था भी होगी। तो तमाम ये जो सुविधाएं हैं इन्हें सुनिश्चित करने के लिए जो है ये तमाम जो बंदोबस्त हैं ये कदम उठाए जा रहे हैं और यात्रा जो है सुचारू रूप से चले, यात्रियों को कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, जिसको लेकर तमाम ये जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुनिश्चित करने की जो पुरजोर कोशिश है वो लगातार की जा रही है। और आने वाले आगामी कुछ ही दिनों में ये तमाम इंतजाम जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद यात्रियों को ठहरने के लिए जो चीजें हैं वो यहाँ ऑन ग्राउंड आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। ऋषि, मैं ये भी समझना चाहूंगा इन ट्रांजिट कैंप में सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा यहाँ पर पुख्ता होती है। पिछले साल भी हमने इस ट्रांजिट कैंप को लेकर आपको बताया था कि यहाँ पर सुरक्षा जो वो बेहद ही पुख्ता यहाँ पर की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा दायरा आप देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि कोशिश की जाए इस दायरे को दिखाने की। ये जो पूरा दायरा है, यहाँ पर मेन गेट पर आपको सुरक्षा के इंतजाम जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल का काम भी यहाँ पर चल रहा है। इसी के साथ साथ ये वो एसी हॉल है। मैं अगर अंदर से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये वो एसी हॉल है। यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी जो है वो यात्रियों को नहीं होगी और यात्री यहाँ पर एक बेहद सुखद तरीके का अनुभव यहाँ पर करेंगे और जिसको लेकर ये तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फुली इक्विप्ड ये एसी हॉल है और यहाँ पर तमाम बंदोबस्त जो वो किए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि यात्रा को बेहद ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर टूरिज्म विभाग भी कर रहा है, जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है और उसी तरह से जो भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए, उसी को लेकर ये तमाम इंतजाम जो है उन्हें पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने की कोशिश जो वो की जा रही है। अब इसके बाद जो डायरेक्टर टूरिज्म और जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म जो है वो कठुआ के लिए रवाना हुए हैं और वहां प्रवेश द्वार लखनपुर में भी जाकर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। ऋषि, ट्रांजिट कैंप के अंदर क्या खाने पीने की सुविधा भी पूरी तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी श्रद्धालुओं को? अगर करवाई जाएगी तो उसमें किस तरह के मापदंड रखे जाएंगे, मतलब क्या क्या खाना जो है उनको परोसा जाएगा और किन किन चीजों पर जो है बैन रहेगा? देखिए अभी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि ये जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पर चल रहे हैं उन्हें पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना है, जिसको लेकर गाइडलाइन 20 से 25 जून तक की निर्धारित की गई है। उसके बाद जो लंगर का मेन्यू है उसे भी डिसाइड किया जाएगा। हालांकि ट्रांजिट कैंप के बिल्कुल ठीक बाहर हाईवे पर जो लंगर की व्यवस्था यात्रियों के लिए हर साल होती है वो इस बार भी हमें देखने को मिलेगी। ये तमाम जो यात्रा को लेकर चीजें हैं वो 20 के बाद जो वो एक एडवाइजरी जारी हो जाएगी, एक चेकलिस्ट सामने आ जाएगी, क्या क्या कुछ चीजें जो वो यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान रहने वाली हैं। लेकिन सबसे अभी प्रायोरिटी ये है कि यात्रा 3 जुलाई को शुरू हो रही है, तो उससे पहले जो यात्रियों को ठहरने के लिए जो व्यवस्था है उन्हें पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है। तो धीरे धीरे तमाम जो चीजें हैं ये भी पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो जाएंगी कि यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं यात्रा के दौरान रास्ते भर में रहेंगी, जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर यात्रा के आखिरी पॉइंट पहलगाम और बाल्टा तक की। धन्यवाद ऋषि, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्राउंड जीरो से, ट्रांजिट कैंप से, और अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है हर एक तैयारी को लेकर। बढ़ते हैं आगे। अहमदाबाद में वीरवार को हवाई दुर्घटना में मारे गए लोगों को आज जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। बाहू फोर्ट स्थित रैन बसेरा में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्माओं की शांति के साथ साथ घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। जितने भी हमारे भाई एयरक्राफ्ट में जो जिनकी डेथ हुई है, जो जिन एक पल, एक सेकंड नहीं लगा उनको इस दुनिया से जाने के लिए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था ये पल हमारे लिए कैसा आएगा। हंसते खेलते बेचारे बच्चों के साथ अपने एयर इंडिया हजाज में बैठे हुए थे अपनी अपनी सीट पे, लेकिन ये नहीं पता था चंद मिनट में क्या हो जाएगा हमारे साथ इस दुनिया में। वो चले गए। बड़े दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको, अगर किसी का भी कसूर है, जहाँ मतलब
इंजन फेल हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जितने भी परिवारों के उजड़े हैं, जहाँ परिवार से बिछड़े हैं, बड़े दुख की बात होती है। कोई भी हमारे परिवार से कोई बिछड़ता है तो वो सहन नहीं होता, और वो दू किए जले हुए हैं। लेकिन बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए रहन बसेरा जो परिवार है, इन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा और ये कैंडल जलाई है, ताकि उनको परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को भी सहने की शक्ति दे, ताकि वो अपने परिवार में सहन शक्ति बरताए रखें और उनकी आत्मा के लिए शांति बनाए रखें। उनको परिवारों के साथ दुख की घड़ी में हम साथ खड़े हैं और हम ये कामना करते हैं परमपिता परमात्मा के उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले। आज यहाँ पर उनको जो श्रद्धांजलि दी गई है, जो मिल गए हैं और कईयों के डीएनए टेस्ट होंगे, वो अपनों के जो खोने का जो गम होता है, आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये दुख की लहर है, बहुत ही दुख की लहर है। और हर कोई देशवासी जो है उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए दुआएं मांग रहा है। आज 2 मिनट का जो मौन रखा गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। तो हम एक बार पुनः ये जो हमारे जितने भी परिवार हमारा है, रहन बसेरे का परिवार है, ये सारे का सारे परिवार इस दुख की घड़ी में उन सभी परिवारों को साथ खड़ा है और दुख साझा करता है उनके साथ। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना दोबारा कभी ना बीते, दोबारा कभी ना हो, हमें अपनों को खोने का दुख ना हो। आज यही हम महसूस कर सकते हैं और हम पूरा परिवार, जहाँ का रहन बसेरा का परिवार, सारे का सारा दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़ा है। जम्मू संभाग में इस तपती गर्मी में बिजली के ट्रांसफार्मर जलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीने में 3000 से करीब बिजली के ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। अप्रैल महीने में 600, मई में 1500 और जून महीने में अभी तक 900 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। ये सभी ट्रांसफार्मर गर्मी में बढ़ रहे लोड के कारण जले हैं। हालांकि बिजली विभाग इनकी मरम्मत करने के साथ साथ कई जगहों पर इन्हें बदल भी रहा है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जम्मू संभाग में तापमान बढ़ रहा है और इसी के साथ ट्रांसफार्मर के जलने की रफ्तार भी बढ़ रही है। विभाग के द्वारा जो आंकड़ा सामने आया है, अप्रैल माह में प्रतिदिन 20 के करीब ट्रांसफार्मर जले हैं। ये आंकड़ा मई माह में बढ़ गया, जहां पे प्रतिदिन 50 के करीब ट्रांसफार्मर जले और जून माह में इस समय प्रतिदिन 80 के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। इन ट्रांसफार्मर की बात करें तो कुल मिलाकर जो बताया जा रहा है कि 5000 के करीब जो है वो रिजर्व किए गए, लेकिन अभी तक 3000 के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। और जम्मू संभाग में 44 डिग्री सेल्सियस जो है वो चौथे दिन भी जो गर्मी है यानी कि तापमान है उसे रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जम्मू दुनिया के सबसे गर्म स्थानों की सूची में शामिल हो गया और 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ जो है वो 68वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम अप्रैल माह की बात करें तो पूरे माह में 600 ट्रांसफार्मर जले हैं, मई माह में 1500 और जून माह में 900, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इन 3 माह में 3000 के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। और इन ट्रांसफार्मर को जो है यानी कि ठीक भी इन ट्रांसफार्मर जहां पर ये ट्रांसफार्मर जले हैं वहां पर जो है वो विभाग के द्वारा कर्मचारी इसे ठीक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इन 3 माह में जो आंकड़ा है वो करीबन 3000 के करीब है कि 3000 के करीब ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, क्योंकि इस समय जम्मू संभाग में काफी ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर हम बिजली कटौती की बात करें तो बिजली कटौती भी हो रही है, क्योंकि विभाग का कहना है, विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि बिजली कटौती करना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में इस समय काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है, जिसके चलते बिजली कटौती करना बेहद जरूरी हो चुका है। और ओवरलोड होने के कारण ये ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, क्योंकि एसी भी लग रहा है, फैन भी लग रहा है, कूलर भी लग रहा है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ रहा है और ट्रांसफार्मर जो है वो जल रहे हैं। तो इन 3 माह में जो आंकड़ा सामने आया है कि करीबन 3000 के करीब इन 3 माह में ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। और अभी तक जून माह की बात करें तो प्रतिदिन 80 के करीब जो है वो ट्रांसफार्मर
जल रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जम्मू में तपती गर्मी के कारण सुलग रही सड़कों को ठंडा करने के लिए उन पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जम्मू नगर निगम की गाड़ियां शहर के कई इलाकों में सड़कों को ठंडा करने के लिए उन पर छिड़काव कर रही हैं। पारा दिन ब दिन आसमान छूता जा रहा है और फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आसमान शोले उगल रहा है और रही सही कसर बिजली और पानी की अघोषित कटौती ने पूरी करके रख दी है। लोगों की माने तो इस मौसम में बिजली और पानी की हर किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, लेकिन प्रशासन मनमानी पर उतर आया है और तो और बिजली के बिल समय पर भरने के बावजूद भी बिजली की कटौती लगातार की जा रही है। पानी पीना सर, गर्मी तो इस समय नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पड़ रही है और प्रचंड गर्मी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पानी और बिजली की। सरकार को चाहिए कि इस दिनों में पानी और बिजली जो है उसमें जो कटौती हो रही है उसे तो कम से कम ठीक करे, क्योंकि यही दिन होते हैं जब आपको बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इन्हीं दिनों में अगर आपको बिजली नहीं मिल रही तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, इस टाइम पे गर्मी का मौसम है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे में खुद को हाइड्रेट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है, बॉडी की नीड भी है। 3 से 4 लीटर पानी पिएं और अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो अपने आप को कवर करके निकले। बच्चे जो है वो इस समय नहरों का, स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा इस समय पड़ रही है और गर्मी से बचने के लिए अगर ये एक उपाय है तो आई थिंक ये उपाय सबको जो है अपनाने चाहिए। गर्मी का प्रकोप तो है, लेकिन बिजली से बड़े परेशान है। बिजली बार बार बंद हो रही है, प्रॉपर तरीके से दे नहीं रहे हैं। बिल टाइम पे आ जाता है, बिजली टाइम पे नहीं आती है। 5-5 4-4 घंटे का कट लग रहा है और गर्मी की बात रही है, प्रचंड प्रकोप है इसका। इस वक्त बाहर मुश्किल हो गया हुआ है। ठंडी से चीज़ों का सेवन तो है। नहर के किनारे कोई फैसिलिटी नहीं है, छाया शेड वगैरह नहीं है। पार्क की एंट्रियों की पर्चियाँ रखी हैं इन्होंने, लेकिन वहाँ फैसिलिटी कोई नहीं दी हुई, शेड कोई नहीं रखे हैं। नहर, अगर नहर रणबीर नहर है हमारी, इस पे शेड होने चाहिए ताकि जो गरीब परिवार है, जो बाहर जिनके पास एसी नहीं है, नहर के किनारे जाकर टाइम व्यतीत कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह, 1 महीने में 2-2 बार बिल आ रहे हैं और पहले भी इन्होंने डिटेक्ट नहीं किया, तो बोलते हैं जी आगे एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है, जबकि हम हर महीने बिल देते हैं। गर्मी का देखिए ना, प्रचंड अपने बस का रोग तो है नहीं, ये कुदरत का कहर है। हम लोग भी कौन से अच्छे नेक काम कर रहे हैं। तपती गर्मी के इस मौसम में हर उम्र वर्ग के लोगों के पसीने छूट रहे हैं। डॉक्टरों ने बच्चों के अभिभावकों से इस मौसम में अपने लाडलों का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। जम्मू के SMGS अस्पताल में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव डिगरा ने अभिभावकों को ऐसे कई सुझाव दिए हैं जिनसे बच्चों को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको बताते हैं। देखिए, गर्मी में सबसे बड़ी जो दिक्कत यही होती है कि बच्चों को हीट स्ट्रोक होने की चांसेस रहते हैं, हीट एग्जॉशन होने के चांसेस रहते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं बच्चे। तो वो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि जहाँ तक हो सके इंडोर्स, यानी कि अंदर रहें, घर में रहें, और घर में भी कोशिश करें कि कमरों को ठंडा रखें। आपके पास पंखा है, कूलर है या AC है, उसकी वजह से अगर आप अपने कमरों को ठंडा रख रहे हैं तो दी बेस्ट है। नहीं तो अगर बाहर जाना बड़ा मजबूरी है, जाना है बाहर, तो भी ध्यान रखें कि डायरेक्ट धूप से बचें। उसके लिए छाता वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा देर कहीं अगर आपको खड़े रहना पड़ रहा है तो पास में ही कहीं साया ढूंढ लीजिए और साये में खड़े रहिए, धूप में ज़्यादा देर ना खड़े रहें। बच्चों को डेफिनेटली खेलना बड़ा ज़रूरी है और बाहर जाना भी ज़रूरी है, पर दिन को ना जाएं। धूप के, जब तेज़ धूप होती है उस समय ना खेलें। खेलने के लिए या तो शाम को
या सवेरे सवेरे जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो जा सकते हैं, खेल सकते हैं, पर साथ ही साथ अपनी क्लोथिंग पे ध्यान रखें। जो कपड़े हैं वो लूज़ फिटिंग वाले होने चाहिए, लाइट कलर्ड होने चाहिए, और थोड़ा अपना हाइड्रेशन पे ध्यान रखिए। पानी खूब अच्छे से पीजिए, आप नींबू पानी ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, सादा पानी टाइम टाइम से लेते रहें। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।